हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपको एमए साइकोलॉजी की ऑलरेडी एक क्लास दे चुके हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है एंड फर्स्ट क्लास में हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बेस समझा हुआ था। और आज हम जानने वाले हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड के बारे में कि जो साइकोलॉजी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें कौन कौन से रिसर्च मेथड यूज किया जाते हैं, रिसर्च को करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किया जाता है एंड इन सभी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वही है रिसर्च मेथड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। लेक्चर नंबर 2 है हमारा पेपर 1 पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर। तो सबसे पहले जब भी आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो उस जो करने आप जा रहे हो, कोई रिसर्च किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो गोल्स होंगे। तो कोई ना कोई जो गोल्स होता है सबसे पहले आपको जानना है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के पीछे ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। इसमें पहला आता है आपका डाटा गैदरिंग, सेकंड आता है आपका डाटा एनालिसिस, थर्ड आता है आपका थ्योरी डेवलपमेंट, फोर्थ आता है आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिफ्थ आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सिक्स्थ आता है आपका आउटसाइड रिसोर्सेज एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें हैं गोल्स कि एक क्यों किया जाता है साइकोलॉजी में, ये रिसर्च क्यों किया जाता है। तो इन सभी चीजों को फुलफिल करने के लिए, डाटा को गैदर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उससे रिलेटेड एक थ्योरी डेवलपमेंट करने के लिए, एक चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से जानने के लिए रिसर्च किया जाता है। तो सबसे पहले हमें समझ क्लियर करना था कि गोल क्या है। अब गोल के बाद हम रिसर्च में कौन से ऐसे चीज है जिनको हम टिक करते हैं। कोई भी रिसर्च जो किया जाता है वो वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। तो उसमें वो 4 चीजें होती हैं जिन 4 चीजों को एक रिसर्चर टिक करता है कि हाँ ये हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें ओके हैं, ओके हैं, ओके हैं, ओके हैं। 4 चीजें टेस्ट करता है। वो 4 चीजें कौन सी है? तो पहला स्टेप होता है आपका फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, सेकंड होता है आपका डिजाइनिंग ए स्टडी एंड कलेक्टिंग डाटा, थर्ड होता है आपका एनालाइजिंग द डाटा एंड रिसर्चिंग कंक्लूजन एंड फोर्थ होता है आपका शेयरिंग द फाइंडिंग्स। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके एक साइकोलॉजिस्ट, एक रिसर्चर रिसर्च करता है किसी चीज पर। अब जो साइकोलॉजी की रिसर्च है, हमने समझ लिया कि साइकोलॉजी के रिसर्च करता है, उसके पीछे गोल क्या है एंड उसके स्टेप्स क्या है। तो अब साइकोलॉजी के रिसर्च करने के कुछ अपने मेथड्स हैं, रिसर्च करने के मेथड्स जिसके माध्यम से साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति होता है, रिसर्चर होता है, वो रिसर्च करता है। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है आपका रिसर्च करने का, वो होता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाए वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड ये 3 टाइप से एक ह्यूमन बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है आपका लैब एक्सपेरिमेंट, यानी कि जिस चीज का ह्यूमन के बिहेवियर का जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो कहलाता है आपका लैब एक्सपेरिमेंट। अब लैब एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो भी आपके 3 तरह से चीजों से डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल। अब ये क्या होता है, ये तीनों वेरिएबल से किस तरह से रिसर्च में, लैब रिसर्च में डिफरेंस आता है, वो चीज समझो। एग्जांपल्स के थ्रू आप समझना स्टार्ट करो कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे एक क्लास है एंड एक क्लास में रिसर्चर जानना चाहता है कि मतलब अगर एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं एंड सेकंड क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, तो एक क्लास में अगर हमने शोर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि शोर लगा दिया, बड़ा साउंड लगा दिया जिसमें आवाज आ रहा है और बच्चे बैठे हुए हैं, सेकंड क्लास जो है पूरी तरह से साइलेंट है, उसमें आवाज नहीं जा रहा है, एंड एक पेपर दिया जा रहा है, दोनों को सेम पेपर दिया जा रहा है एंड सेम टाइम के लिए दिया जा रहा है। एंड ऐसे सिचुएशन में दोनों के परफॉर्मेंस में क्या चीजें चेंजेस आ रहे हैं, क्या अलग आ रहा है, किस तरह से जो साउंड वाले हैं वो ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं या जो साइलेंट में बैठे हुए हैं वो ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, इसके बारे में समझना कि इसमें क्या डिपेंडेंट, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाइस, वो क्या है, कितना ज्यादा डिपेंड करता है या कितना ज्यादा वो इंपैक्ट डालता है एक बिहेवियर पर बच्चों के। तो अगर इस एग्जांपल के थ्रू लिया जाए तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपका साउंड हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा कि मतलब जो भी चीजें थी वो डिपेंडेंट क्या थी कि पेपर जो था वो सभी के क्या थे, सेम थे। और पेपर सेम होने के बावजूद भी डिपेंड क्या होगा कि किसके पास साउंड जा रहा था, किसके पास आवाज ज्यादा तेज हो रहा था, किसके पास नहीं हो रहा था, उस आधार पर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे इस साउंड पर। रिजल्ट्स क्या होंगे, साउंड पर डिपेंडेंट होंगे। जितना ज्यादा शोर ज्यादा होगा तो आपका दिमाग उसी तरफ जाएगा, आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। एंड थर्ड है आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल यानी कि एक सिस्टम में जहां पर काम हो रहा है, मान लिया कि वहां पर भी दिया गया बच्चों को टेस्ट एक दिया जा रहा है, सेकंड में भी टेस्ट दिया जा रहा है एंड दोनों का टाइम पीरियड कंट्रोल किया गया है कि 1 घंटे ही आपको टाइम दिया जाएगा। आप चाहे साउंड में हैं या फिर आप साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, आपको 1 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि मतलब आप साउंड में बैठे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा। और इस तरह से एक लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो लैब एक्सपेरिमेंट में ये 3 चीजें
यूजफुल होती हैं और इन 3 चीजों के माध्यम से कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया जाता है लैब एक्सपेरिमेंट। ओके, इसमें ये चीजें चाहे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाए, चाहे तो डिपेंडेंट वेरिएबल लगाए, कंट्रोल्ड वेरिएबल लगाए। तो इस तरह से ये क्या होता है, लैब में एक एक चीजें क्या होती है, जो रिसर्चर होता है उसके कंट्रोल में होती हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट का पहला टॉपिक है आपका लैब एक्सपेरिमेंट। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें होती है ना जिसको आप लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, या फिर लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करने जाओगे ना, आप आर्टिफिशियली उसको बना करके उसमें एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो वो सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, जो कि एक ह्यूमन का बिहेवियर होता अगर वो समाज में होता या कहीं फील्ड में हो रहा होता तो वैसा हमें नहीं मिल पाएगा। तो एग्जैक्ट क्या एक बंदे के माइंड में चलता या एक बंदा किस तरह से बिहेव करता, अगर उसको समझना है तो फील्ड में जाना जरूरी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति है जो कि जमीन पर गिर गया है, रास्ता है, कहीं मैदान है या फिर कहीं फील्ड लगा हुआ है, लोगों का जमाव है, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर गिर जा रहा है एंड वो व्यक्ति गिर जा रहा है, वो उठने के काबिल नहीं है, तो क्या लोग उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कौन उसकी हेल्प करने आ रहा है, कौन लोग इस निकल करके चले जाएंगे। अगर इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो उसका तो रियलिटी नहीं आ पाएगा। लैब में हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया जाए तो जो लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा जाए वो अपने हिसाब से उसको उठाने भी लग जाएंगे, उसकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई समाज में कोई चीज हो रहा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, लोग इग्नोर करके चले जा रहे होते हैं। तो ये चीज अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाए कि किस तरह से मनुष्य बिहेव करेगा, उसके लिए क्या होगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा। और कभी कभी फील्ड जो एक्सपेरिमेंट होता है ये काफी सस्ता भी होता है, क्योंकि आपको जाना है फील्ड में एक्सपेरिमेंट करके निकल आना है। कई सारे लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था मेरे दूसरे चैनल पे, अरशद खान ऑफिशियल वाले चैनल पे, जिसमें एक बंदा है पूरी तरह से लथपथ है, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने के लिए अपनी गाड़ी तक नहीं रोक रहा है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था, वो रियल में नहीं था, लेकिन अगर किसी के साथ रियल भी होता तो लोग उसी तरह का बिहेव कर रहे होते। इससे ये मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट बड़े आसानी से होता है। अगर आपको समझना है कि एक जो है सेटल्ड एनवायरनमेंट है, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में बच्चा किस तरह से बिहेव करेगा अगर उसका टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो अगर ये आपको देखना है और आप उसको लैब में करना चाहोगे, आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना चाहोगे, तो शायद उतना बेहतर रिजल्ट्स ना दे पाए और आपको वो सब सेटअप करने के लिए काफी एफर्ट भी लगाना पड़े, काफी पैसे भी खर्चा हो। लेकिन अगर आप उसका एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो कोई क्लासरूम है जिसमें टीचर पढ़ा रहा है, आप जाकर के डायरेक्टली एंटर कर जाओ उसमें, आप देखोगे किस तरह से बिहेव कर रहे हो बच्चे। ओके, या टीचर गुस्सा करती है तो बच्चों का बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप जाकर के डायरेक्टली फील्ड में देख सकते हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको हम फील्ड में जाकर के करते हैं वो कहलाता है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट। इससे भी ह्यूमन बिहेवियर का पता चलता है। एंड थर्ड है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप चले गए हैं मार्केट में, मान लिया आप चले गए एंड आपने ऐसे ही रैंडमली 4-5 लोगों को पकड़ा और उनके जो है हिसाब से मतलब 5 क्वेश्चन आपने पूछना स्टार्ट किया। सभी से वो 5 क्वेश्चन पूछे, सभी के अलग अलग आएंगे आंसर या कुछ हो सकता है आंसर मैच करें। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि उस समाज में लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से थिंकिंग, किस तरह से बिहेव करते हैं। तो यानी कि मतलब एक तरह से आप उनके क्वेश्चंस के माध्यम से जान सकते हैं उनके बिहेवियर के बारे में। तो इस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इन 3 टॉपिक्स का यूज किया जाता है, मतलब अगर एक्सपेरिमेंट मेथड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अगला है आपका समझने के लिए रिसर्च मेथड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वो है आपका साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च यानी कि मनुष्य के बॉडी से रिलेटेड, साइकोलॉजी मतलब उनके बिहेवियर एंड उनकी बायोलॉजी दोनों से रिलेटेड चीजें होती है, जिनके माध्यम से भी हमें पता चल पाता है कि एक व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, एक व्यक्ति किस तरह से बिहेव करने वाला है, किस तरह से उसकी सोच थिंकिंग क्या है, वो पता चल सकता है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बारे में आपने सुना होगा, आई होप एवरीबडी ने, हर किसी व्यक्ति ने सुना होगा। पोस्टमार्टम क्या होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी को चीर फाड़ करके चेक किया जाता है, मतलब कि उसके बारे में पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, क्या हुआ, क्या चीज थी एंड उससे पहले उसने क्या खाया पिया था, सारा कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें उससे पता चलती हैं मनुष्य के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। तो पोस्टमार्टम ये हो गया। सेकंड है आपका स्टडी ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। एक व्यक्ति के ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी किया जाए, उसको समझा जाए, उसको समझ करके उसके बिहेवियर के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए, तो स्टडी ऑफ ब्रेन आ गया। अगला है आपका इंफॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रल प्रोसेस। सेरेब्रल एक तरह का आपके हार्मोन होता है जिसके निकलने से आपकी बॉडी बेटर होती है। तो इस हार्मोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि इसका प्रोसेस कैसा है, अगर नहीं निकल रहा है किसी में, ये अच्छे तरीके से इसका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति में क्या बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, किसी में अच्छे से प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या अलग देखने को मिल रहा है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी पोस्ट बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। हम इसके बारे में जब डिटेल में आपको समझाएंगे तो सारा चीजें हम समझाएंगे। पहले हमने इन 7 मेथड्स के बारे में समझना है कि 7 मेथड्स से रिसर्च किया जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसमें आता है अगला, थर्ड है सेल्फ रिपोर्ट।
सेल्फ रिपोर्ट जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च का एक मेथड है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो स्वयं अपने बारे में बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है, वो कब गुस्से में हो जाता है, कब उसके अंदर अलग अलग तरीके से ख्यालात आते हैं। मतलब एक व्यक्ति बैठ करके अपने बारे में नैरेट करे कि वो कैसे कैसे बिहेव करता है एंड उसको समझ करके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसका किस तरह से इलाज करता है या उसकी कैसे हेल्प कर पाता है, या रिसर्चर उसके बारे में क्या जान पाता है, क्या बिहेवियर को समझ करके उसके बारे में क्या थ्योरी निकाल पाता है, वो कहलाएगा आपका सेल्फ रिपोर्ट। एंड इसके बाद अगला आता है फोर्थ जो आपका रिसर्च मेथड है वो है केस स्टडी। केस स्टडी होता है बेसिकली जब ये किसी व्यक्ति के बारे में बहुत गहनता से जानने की कोशिश किया जाए। रिसर्चर है व्यक्ति की लाइफ में घुस करके उससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ करके अलग अलग तरीके से चीजों को इंक्वायरी करके ऑडियो रिकॉर्ड करके वीडियो रिकॉर्ड करके राइटिंग में लिखवा करके सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करे तो वो कहलाता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में बेसिक क्या होता है, हम उसके एक एक पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट पर हम अपना पूरा पकड़ बनाना चाहते हैं। एंड अगला है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ह्यूमन जो रिसर्च है, रिसर्च मेथड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें ये नेचुरलिस्टिक का ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि किसी भी चीज के बारे में आप डायरेक्टली जाकर के नेचुरल में देख सको। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल दिया हुआ था यहाँ पर फील्ड एक्सपेरिमेंट में कि आपको अगर बच्चे के बिहेवियर के बारे में समझना है कि एक टीचर जो है जब वो अच्छे तरीके से पढ़ा रहा होता है तो बच्चों का बिहेवियर किस तरह से होता है, बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, ये देखने के लिए आप जाकर के क्लास में जाकर के देख सकते हो। टीचर गुस्सा हो जाए या टीचर बहुत खुश हो जाता है, टीचर अच्छे तरीके से प्यार से पढ़ाता है तो बच्चे किस तरह से करते हैं, गुस्से से पढ़ाता है, फ्रस्ट्रेशन में डरा करके पढ़ाता है तो बच्चों का बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप नेचुरल रूप से जाकर के ऑब्जर्व कर सको, यही कहलाता है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और इसके बेसिक पे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो तो वो इसके अंतर्गत आएगा। एंड इन सभी चीजों के बारे में 6th नंबर आता है आपका अगला रिसर्च मेथड में, वो आता है आपका कंप्यूटर सिमुलाइजेशन। कंप्यूटर सिमुलाइजेशन में मतलब क्या होता है सिमुलेशन में कि जैसे कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक युद्ध का मैदान है एंड युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ से वार हो रहा है एंड आप वहां एक जगह पर फंस गए हो। अब आप वहां से निकलोगे कैसे? उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, किस तरह से आपका दिमाग चल रहा होगा, किस तरह से आप सोच पा रहे होगे, ये सारी चीजें के बारे में आप कैसे कर सकते हो। इसको डायरेक्टली आप ले जाकर के कहीं वार फील्ड में तो किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते हो या किसी सोल्डियर को छोड़ नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कंप्यूटर पर ही एक तरह से पूरी तरह से डिजाइन करते हैं कि एक पूरा सिस्टम कि हाँ इस तरह से तुम्हारे पास ये सिचुएशन है। एंड तुमको 3D वाला होता है ना जिसमें आपको लगे डायरेक्ट एक आता है गॉगल्स जिसको देख लगा करके आपको लगेगा कि आप वहां पर रियल में हो, और अगर आप वहां पर तो आप वहां से किस तरह से निकलोगे, ये पूरा आपके माइंड को रिसर्च किया जाता है कि कैसे कैसे आप उस समय क्या सोच रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशंस जिनको हम डायरेक्टली फिजिकल रूप में एनवायरनमेंट के रूप में नहीं कर सकते हैं उनको हम कंप्यूटर के बेस पर करते हैं। ओके, तो ये भी रिसर्च का एक मेथड है। अगला 7th मेथड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी रिसर्च का कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक मेथड है। इसमें क्या होता है, आपको पता है दुनिया आगे बढ़ रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, अलग अलग तरीके से चीजें आ रही हैं, अलग अलग तरीके से यंत्र आ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल यंत्रों का यूज करके, आर्टिफिशियल मशीनरीज का यूज करके, एप्स का यूज करके पता लगाया जाए या इसमें एफर्ट जिसमें मनुष्य का कम लगे और चीजों को समझा जा सके। क्योंकि डिप्रेशन जो होता है ना, ये एक इस तरह से है जिसमें शायद एक व्यक्ति को ना लगता है कि वो जो कर रहा है शायद वो डिप्रेशन भले ही हो, लेकिन उसको लगता है कि वो मेरे लाइफ में जो आमतौर पर बिहेवियर हो रहा है वो मेरे बिहेवियर का एक हिस्सा बन चुका है। मैं गुस्सैल वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, एक एक छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आता है या मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। ये सारी चीजें मेरी लाइफ में आमतौर पर बिहेवियर में आता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बहुत मैक्सिमम लोगों का ये सोचना होता है। एंड वो इस वजह से ना तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना काउंसलर के पास जाते हैं, ना जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, नहीं जाते हैं। वो अपने आप में बस ये सोच करके रह जाते हैं। तो उनके बारे में ये पता कैसे लगाया जा सके, इसके लिए बहुत सारे ऐप्स बनाए गए हैं, जिन ऐप्स के माध्यम से ऐसे ऐसे ऐप्स हैं जिन ऐप्स का अगर आप यूज कर रहे हो ना अपने फोन में और आप कॉलिंग पर बात कर रहे हो तो आपके बातों को सुन करके, आपकी वॉइस की टोनिंग को देख करके, आपकी बातों को सुन करके ये पता लगाया जा सकता है कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो। तो इस तरह से जब आर्टिफिशियल चीजों का यूज करके इन सभी चीजों के बारे में पता लगाया जा सके, पता लगाया जाए, वो कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से रिसर्च के ये मेथड है। तो ये टोटल 7 मेथड हैं जो कि एक रिसर्च को बहुत बेहतर बनाते हैं, एक रिसर्च को पुख्ता करते हैं कि वो भी रिसर्च अच्छी होगी। तो एक चीज के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है तो इन 7 में से कोई ना कोई चीज आपको यूज करनी पड़ेगी जिससे कि आप किसी साइकोलॉजिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अच्छे तरीके से उसको पूरा कर पाओगे। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ये हमारा सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम इसके आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। आज हमने बात कर लिया रिसर्च के मेथड, ये 7 मेथड से इन सभी के बारे में बात कर लिया। इनके गोल्स क्या थे, इनमें कौन कौन से चीजों को टिक करना होता था, ऑलरेडी वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने देखना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, जिससे कि आपके नोट्स बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।